स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से ग्रेनम और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होते हैं और इससे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक होगा, वह होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट जो उसका पॉइंट था, जो क्लोरोफिल था, वो हमने पढ़ लिया था कि क्लोरोफिल आपको पेड़ पौधे के जो लीव्स होते हैं वो लीव्स में पाए जाते हैं और उसका मेन काम क्या होता है, तो भोजन का निर्माण करना। तो पहला तो रॉ मटेरियल समझ में आ गया आपको। अब सेकंड रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? अब देखो कि पेड़ पौधे आपको दो जगह पाए जाते हैं। एक तो हो गया आपको टेरेस्ट्रियल लैंड में, टेरेस्ट्रियल जगहों पे, मतलब हो गया लैंड पे, जैसे जमीन हो गया उसमें पाए जाते हैं, और कुछ पेड़ पौधे आपको जल में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से उन दोनों को, दोनों जगहों पर क्या होना चाहिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए। तो देखिए जितने भी लैंड प्लांट है वे अपना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि जो जलीय पौधे हैं वो क्या करते हैं, जो वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है वहां से वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो बाकी प्रोसेस करते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे में कैसे प्रवेश करेगा, वो चाहे वो लैंड प्लांट हो चाहे वो एक्वेटिक प्लांट हो, तो दोनों प्लांट में ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको लीव्स के माध्यम से पहुंचेगा। लीव्स में क्या होता है, तो लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, उस टाइनी पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमाटा बोलते हैं। ये जो एस्टोमाटा होते हैं, इस एस्टोमाटा के थ्रू क्या होते हैं, ये प्रवेश करते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर के थ्रू दिखा रहा हूँ, ये जैसे लीव्स है। अब लीव्स को जैसे आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको इस तरह से उसमें एक टाइनी पोर्स दिखाई देगा। ये एक टाइनी पोर्स मतलब महीन छिद्र है। अब ये जो छिद्र है या दो गार्ड सेल के द्वारा प्रोटेक्टेड है, ये दोनों गार्ड सेल है। गार्ड सेल क्या करता है, इसको खुलने और बंद होने में मदद करता है। इससे होकर के क्या होगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में प्रवेश करेगा और जैसे अंदर में जाने के बाद या फोटोसिंथेसिस कर लेगा तो यहाँ से फिर ऑक्सीजन बन के वो बाहर निकल जाएगा। आपको तो ये दो प्रोसेस इस स्टोमेटा से थ्रू होते रहता है। Like when leaves does not want carbon dioxide, then it closes the stomata because a lot of water is lost due to transpiration. अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ये जो स्टोमेटा है तो कह रहा है कि पेड़ पौधे को जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, मतलब वो अब फोटोसिंथेसिस नहीं करना चाहता है, तो उस समय क्या करेगा, इस स्टोमेटा को बंद कर लेगा। क्यों बंद कर लेगा, क्योंकि अब जैसे वाटर मान लीजिए पेड़ पौधे के जड़ ने यहाँ तक भेजा, तो यहाँ पे क्या होगा, वह वाटर आपको गर्म होने से कारण से क्या होगा, वह वेपर में कन्वर्ट होगा। ये सारे के सारे वेपर क्या होगा, इस स्टोमेटा से क्या होगा, वाटर वेपर बाहर निकलने लगते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब इस ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या होगा, पेड़ पौधे से अत्यधिक मात्रा में पानी का लॉस हो जाएगा। उस लॉस से बचाने के लिए क्या करता है, ये गार्ड सेल आपको स्टोमेटा को बंद कर देता है। मतलब जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उस समय यह स्टोमेटा खोलेगा और नहीं चाहिए तो उस समय बंद कर देगा आपको, क्योंकि वाटर वेपर यहाँ से निकल जाते हैं, इससे वाटर की लॉस होती है। तो इस प्रोसेस के लिए वो इसको बंद कर देते हैं। The opening and closing of stomatal pore is regulated by a guard cell. मैंने अभी बताया था कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा यह किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, तो यह जो दो देख रहे हो, यह जो देख रहे हो और ये देख रहे हो, ये दोनों के दोनों क्या गार्ड सेल है। यहाँ पे देख रहे हो गार्ड सेल है, तो ये गार्ड सेल क्या करता है, इस पोर जो देख रहे हो, यहाँ पर जो छिद्र देख रहे हो, इस छिद्र को खोलने और बंद करने में मदद करता है। ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है स्टोमेटल पोर का, वह कौन इसको रेगुलेट करता है, तो इसको रेगुलेट करता है गार्ड सेल रेगुलेट करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं। द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। अब ये फूलेगा कब गार्ड सेल, कि जैसे इसके अंदर में पानी चला जाएगा, तो जैसे ही पानी प्रवेश करेगा तो क्या होगा, स्वेल्स हो जाएगा, देयर बाय कॉजिंग द स्टोमेटल पोर्स टू ओपन। पानी इसमें प्रवेश करेगा, तो पानी प्रवेश करने से क्या होगा, यह फूल जाएगा। जैसे ही फैलेगा तो फैलने से क्या होगा, इसका जो स्टोमेटल पोर्स है वो खुल जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली गार्ड सेल श्रिंक, यह सिकुड़ जाएगा व्हेन वाटर फ्लोज आउट
of the them, thereby causing the stomatal pores to close. अब यहाँ पर दो प्रोसेस होता है कि जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे के जड़ से पानी यहाँ पर पहुँचते रहता है जाइलम टिश्यूज के थ्रू, तो जैसे मान लीजिए पानी इसके पास पहुँचा, तो पहुँचेगा तो क्या होगा, पानी भर जाएगा इसमें, पानी भरने से क्या होगा, यह फूल जाएगा, फूलने से क्या होगा, स्टोमेटल पोर्स आपको ओपन हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए उसका पानी का इस्तेमाल कर लिया आपने, वो चला गया आपको ग्रेनम में, ग्रेनम ने क्या किया, उसको हाइड्रोजन में तोड़ दिया, तो पानी की मात्रा वहां पे कम हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वह अब सिकुड़ेगा, तो जैसे ही सिकुड़ेगा तो क्या होगा, उसका एस्टोमेटल पोर्स बंद हो जाएगा, और फिर जैसे पानी आएगा तो फिर क्या होगा, ये खुल जाएगा आपको, है ना। उसी पीरियड में क्या होगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रवेश कर जाएगा आपको। तो पानी है तब ना कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत होगा, क्योंकि पानी है तो पानी स्प्लिट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट अप हो जाएगा आपको, और फिर इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड में होगा आपको। तो जब मान लीजिए पानी है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या करेगा वो, तो इसीलिए क्या होता है उस समय यह आपको बंद हो जाते हैं, क्योंकि अगर खुला रहेगा तो जो भी कुछ पानी बचा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा आपको। तो इस तरह से ये जो गार्ड सेल देख रहे हो, ये गार्ड सेल आपको क्लोजिंग और ओपनिंग में मदद करते हैं। चलिए, अब थर्ड इसका है, वो थर्ड है वाटर। तो वाटर कैसे आपको प्रवेश करता है, अब इस पे चर्चा करेंगे। द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द सॉइल। कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो पानी है वो मिट्टी से प्राप्त करता है थ्रू देयर रूट्स। उसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स हेयर होते हैं, उसके माध्यम से वो प्राप्त करते हैं। द वाटर अलोंग विथ सम मिनरल साल्ट। अब सिर्फ पानी ही एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि पानी से क्या होगा, वहां पर वो स्प्लिटिंग करके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके वो कार्बोहाइड्रेट बना लेगा आपको। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही उसको नहीं चाहिए, उसको और भी कुछ मिनरल चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपने शरीर को जम से, बीमारी से प्रोटेक्ट कर सके। जिस तरह से हम लोग बीमारी से प्रोटेक्ट करते हैं, और जब हम लोग उस प्रोडक्ट को खाते हैं तो हमारे शरीर में मिनरल मिलता है। तो ये जब तक वो एब्जॉर्ब करेंगे नहीं, तब तक उसके शरीर में मिनरल पाया कैसे जाएगा। तो इस वाटर के साथ साथ क्या होते हैं, मिनरल भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इन देन पास टू द लीव्स, और ये क्या होगा, वहां से लीव्स के पास पहुंच जाते हैं, एंड अदर पार्ट्स थ्रू द जाइलम टिश्यूज। जो उसमें जो जाइलम टिश्यूज होते हैं उसके माध्यम से उसके लीव्स से और दूसरे पार्ट से पहुंच जाते हैं। अब उसको देखिए किस तरह से, तो इस तरह से आप देखोगे कि जितने भी रूट्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, और पेड़ पौधे की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचाने का वो काम करता है। और जो एक्सेस होता है वो देख रहे वाटर वेपर के रूप में बाहर निकल रहे हैं आपको। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, यह काम करता है। ये जो मैकेनिज्म है उसको एसेंट ऑफ शेप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एसेंट ऑफ शेप कहते हैं, जो आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में कि एसेंट ऑफ शेप क्या होता है आपको। तो एसेंट ऑफ शेप क्या होता है, थोड़ा सा भी जान लो आप कि ये क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जो वाटर ऊपर मूवमेंट करता है। क्योंकि आप जानते हो कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, किसी भी वस्तु को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट नहीं जाने देता है। अगर कोई वस्तु जा पाता है उसके पीछे कारण है कि उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, जो उसको एनर्जी को तोड़ देता, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल के विरुद्ध में क्या हो रहा है, आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो इस मूवमेंट ऑफ वाटर को क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ शेप कहते हैं। अब इसके पीछे दो कारण है। एसेंट ऑफ शेप जो होता है, वाटर का ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध में ऊपर मूवमेंट करना एसेंट ऑफ शेप कहलाता है। अब इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण क्या है, पहला कारण है रूट प्रेशर, कि पानी इतने प्रेशर के साथ अंदर में प्रवेश करते हैं कि वह क्या कहते हैं, प्रेशर उसको पानी को ऊपर मूवमेंट करने में मदद कर देता है। तो यह होता है छोटे प्लांट में। जो छोटे प्लांट है उसमें क्या होता है, रूट प्रेशर ही काफी होता है। लेकिन जो प्लांट बड़े होते हैं, जैसे तार का पेड़ हो गया, खजूर का पेड़ हो गया, वो पेड़ बहुत लंबे होते हैं। उस लंबे पेड़ में क्या होता है, रूट प्रेशर पानी आपको वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो वहां पे क्या होता है आपको, तो ये जो ट्रांसपिरेशन थ्योरी है वो मदद करता है। ट्रांसपिरेशन सक्शन थ्योरी कहते हैं इसको। अब यहां से क्या होगा कि पानी क्या होगा, पेड़ पौधे पत्ते से बाहर निकल जाएंगे आपको। तो जैसे ही पत्ते से पानी बाहर निकलेंगे तो वहां से क्या होगा, एक सक्शन का काम होगा। आप उसको इस तरह समझो, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक ग्लास में आपने फ्रूटी ले लिया, या कोई भी आपने
मैंने शीतल पेय पदार्थ ले लिया, अब इसमें क्या है, तो स्ट्रॉ डाल दिया आपने, तो जैसे स्ट्रॉ डाल दिया आपने इस तरह से, अब यहाँ से क्या करोगे, अपना माउस डाल के इसको सक करोगे आप, तो सक करोगे तब ना पानी ऊपर जाएगा। तो सेम बात तो यहाँ पर भी होता है कि यहाँ से पेड़ पौधे ने क्या किया, वाटर को बाहर निकाल दिया, तो एक सक्शन का काम करता है। उस सक्शन के थ्रू क्या होता है कि जड़ से पानी ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है, जो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, एसेंटरसेप कहते हैं। कैसे हुआ, तो इवेपोरेशन, सॉरी, ट्रांसपिरेशन के कारण से हुआ, तो ये हो गया ट्रांसपिरेशन, और दूसरा होता रूट प्रेशर। अब चौथा जो है और लास्ट है वह क्या, सनलाइट, कि बिना सनलाइट के काम होने वाला नहीं है, क्योंकि सनलाइट से एनर्जी प्राप्त करेगा तो क्या होगा, वाटर को स्प्लिट अप करेगा आपको, तो हाइड्रोजन बनेगा आपको, तो इतना तो काम चाहिए। इसके लिए क्या होगा, तो सनलाइट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, सबसे जो जरूरी कंपोनेंट है वो सनलाइट, इसके बिना आपको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। अब प्लांट प्राप्त कैसे करेगा आपको, तो प्लांट रिसीव सनलाइट फ्रॉम सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग द डे टाइम, कि वो दिन के समय में क्या करता है, आप जैसे देख रहे हो ये प्लांट है, नन्ना सा प्लांट है, सीडलिंग है। अब ये सनलाइट कहाँ से प्राप्त कर, देखो दूर सूरज की रोशनी पड़ रही है आपको इस पर, तो जो सोलर रेडिएशन इसके ऊपर पड़ रहा है दिन के समय, वहां से वो क्या कर रहा है आपको, तो सनलाइट रिसीव कर रहा है, सनलाइट गेन कर रहा है, और फिर इसका इस्तेमाल वो अपने काम में करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको सनलाइट पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं। कब, दिन के समय में, रात्रि के समय तो सनलाइट होता नहीं है, तो दिन के समय में वो सोलर रेडिएशन से क्या करते हैं, सनलाइट से हीट प्राप्त करते हैं, और फिर उसका इस्तेमाल वो वाटर के स्प्लिटिंग में करते हैं, और फिर उसका इस्तेमाल कार्बोहाइड्रेट बनाने में होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा उसको भी समझिएगा क्या आता है और आंसर क्या है। आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट रीचेज द अर्थ, कि पृथ्वी मान लो कि 100% आपको सनलाइट आता है, उस 100% सनलाइट का कराए कि पेड़ पौधे मात्र 1% ही इस्तेमाल कर पाता है, बाकी के बाकी क्या होता है वो आपको वेस्ट हो जाता है, मतलब ऐसे ही एटमोस्फेयर में चला गया, और फिर वो क्या होता है, रेडिएट होकर गया है ना, पृथ्वी से बाहर भी चले जाते हैं आपको। तो इसका मतलब ओनली 1% इस्तेमाल होता है, 99% वो क्या होता है आपको वेस्ट चला जाता है। अब इस 1% में क्या होता है, उस 1% से क्या करता है, ये वाटर के स्प्लिटिंग का काम करता है। तो इसके बारे में जो चैप्टर होगा है ना, उसमें बात करेंगे कि यह, कि फूड चेन, जब बात करेंगे हम उस फूड चेन बात करेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या है, वहां पे थोड़ा जान दो कि 100 जो प्रकाश है, यहाँ पे जो हीट एनर्जी है, उसका पेड़ पौधे ने 1% इस्तेमाल किया। अब मान लीजिए कोई हर्बीवोर्स है, वह क्या करेगा, इसका ओनली 10% ही इस्तेमाल कर पाता है, ठीक है। अब इस हर्बीवोर्स को मान लीजिए कोई कार्निवोर्स खाएगा, तो कार्निवोर्स भी क्या करेगा, उसके बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगा उसका वो 10% ही काम करता है। तो ये इस तरह से यह क्या हो गया, 1 से लेकर के 10% का थ्योरी कहलाता है आपको, ये भी थोड़ा सा समझ जाओगे आप, कि पेड़ पौधे जितना भी सनलाइट में हीट एनर्जी है या लाइट एनर्जी है, उसका 1% इस्तेमाल करता है, और इससे वो अपने भोजन को प्रिपेयर करता है। अब इसको कोई शाकाहारी खाएगा तो वो क्या करता है, उसका 10% ही इस्तेमाल करता है, और उस शाकाहारी को मान लीजिए कोई मांसाहारी खाएगा, वो बस 10% इस्तेमाल करेगा। इस तरह से देख रहे हो कि हर एक स्टेज में क्या हो रहा है, तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो इस तरह से काम करता है। हम लास्ट चैप्टर जो होगा उसमें बात करेंगे इसमें हम। तो यहाँ पे बस इतना ही समझना था आपको कि बस उसका 1% इस्तेमाल करता है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत कम अनुपात ऑफ सनलाइट, अबाउट 1% इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है, बाकी वो बर्बाद हो जाते हैं। तो ये हमने बात कर लिया कि भाई सनलाइट कैसे मिलता है। तो ये जो कुछ रॉ मटेरियल था, जो क्लोरोफिल था, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था और सनलाइट था, इस रॉ मटेरियल के बारे में हमने चर्चा कर लिया कि जो पेड़ पौधे को फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है चाहिए। क्या इतने से ही काम हो जाएगा, नहीं, इतने से काम नहीं होगा, कुछ और भी रॉ मटेरियल चाहिए पेड़ पौधे को अपने ग्रोथ के लिए। अब वे रॉ मटेरियल क्या है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। प्लांट्स नीड सम रॉ मटेरियल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। अब तो ये मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट बनाए, उससे तो क्या होगा, सिर्फ एनर्जी मिलेगा,
उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो उसकी ग्रोथ के लिए, इसके अलावा उसके अपने बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए उसे कुछ और भी रॉ मटेरियल चाहिए। अब वे रॉ मटेरियल क्या है? तो वे रॉ मटेरियल है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। ये जो चार मैंने नाम बताए, ये चार मटेरियल पेड़ पौधे को चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? उसके ग्रोथ के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए। अगर हम ये चार मटेरियल अगर उसको नहीं दे पा रहे हैं तो क्या होगा? पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पेड़ पौधे कुमला जाएंगे, उसका ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना उसका ग्रोथ और मेंटेनेंस नहीं हो सकता है। विच आर टेकन अप बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। और ये लेते कैसे हैं? तो सॉइल से लेते हैं, जो रूट है उस रूट के माध्यम से लेते हैं, क्योंकि यह वाटर में घुल जाते हैं, और जैसे ही वाटर में घुल गया तो वाटर के साथ यह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं उसके बॉडी में। अब कभी कभी क्या होता है, इसकी मात्रा कमी हो जाती है। जैसे मान लो कि आपने धान की खेती कर रहे होते हो, तो मान लो बार बार एक ही फसल खेत में आप बार बार धान लगाते जा रहे हो। ऐसा करने से क्या होगा कि उसके लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए धान के लिए, वो धान क्या होगा? लेते रहेगा बार बार। तो लेते रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस खेत में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, और जब अगले बार फिर धान लगाओगे तो उस खेत में रहेगा ही नहीं, वो ले नहीं पाएगा। तो क्या होगा? उस समय आपका जो फसल का जो उत्पादन होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसको क्या करते हो आप? देना पड़ता है। किसान क्या करता है इसके लिए? अपने खेतों में खादों का छिड़काव करता है, वो नाइट्रोजन का छिड़काव करता है, जो डीएपी यूरिया होता है, यूरिया से भी इसको मिल जाता है ना। या मान लीजिए वो ये सब खाद नहीं देना चाहते तो क्या करेगा? वो अपने खेतों में दलहन पौधा लगा देता है। दलहन पौधे में क्या होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? वो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या होती है? उसकी सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और फिर क्या होता है? उसमें फसल का उत्पादन होना शुरुआत हो जाता है। तो ये दो तरीका है जिस तरीका से आप क्या करते हो, अपने खेतों में, अपने मिट्टी में इन चीजों की मात्रा बढ़ा सकते हो। इसमें से नाइट्रोजन एंड सल्फर आर द इसेंशियल एलिमेंट। आप देखो, ये फास्फोरस और मैग्नीशियम को थोड़ा सा ये भी कर दो, लेकिन उसमें एक और भी है, नाइट्रोजन और सल्फर है। ये तो बहुत ही जरूरी है, यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। प्रोटीन बनाने के लिए और दूसरे जो कंपाउंड होते हैं वह बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो वह ये काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब हमने फोटोसिंथेसिस सारी बात पढ़ लिया हमने, उसके लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए वो भी हमने पढ़ लिया भाई। अब इसकी खासियत क्या है, क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तो थोड़ा सा मैं इसकी इंपोर्टेंस के बारे में बात कर लूं, जिससे क्या होगा, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा कि क्यों जरूरी है। तो कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच द सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स। क्या कि फोटोसिंथेसिस ही प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के थ्रू क्या होगा, जो दूसरे लिविंग बींग्स है, इसमें आप भी आ गए, ह्यूमन बींग्स भी आ गए, मतलब जितने भी मानव है उसको भी मान लीजिए भोजन चाहिए, तो उसको भी भोजन कौन बना के देगा? तो प्लांट ही बना के देगा आपको। आप चाहोगे कि बिना प्लांट के भोजन बना ले, असंभव है। तो प्लांट ही देगा, और प्लांट कब देगा? जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा आपको। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है तो क्या होगा? आपको वो कहां से भोजन देगा? आपको भी भोजन वो नहीं दे पाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू सर्वाइव ऑन द अर्थ, बिकॉज every green plants make food available to the other living organism। कि जितने भी ग्रीन प्लांट है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या करता है? तो भोजन बना के देता है, रेडीमेड भोजन देता है। आप सेब खा लेते हो, संतरा खा लेते हो, केला खा लेते हो, ये रेडीमेड फूड है, प्लांट ने बनाया ना। तो मान लीजिए इसको इंसान खाए या बंदर खाए, कोई भी खाए, तो उसको क्या होगा? ये अवेलेबल हो जाएगा वो। तो ये ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे कह रहा है कि ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम। हमारा जो जैव तंत्र है, इस जैव तंत्र में सिर्फ और सिर्फ
ग्रीन प्लांट ही एक ऐसा है जो प्रोड्यूसर का काम करता है। कौन सा प्रोड्यूसर है? तो फूड प्रोड्यूसर है, भोजन उत्पादक है, भोजन बनाने का काम करता है। एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, बाकी दूसरे जो जीव है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। वे सब के सब क्या होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब कोई कहेगा कि हम मांस खा रहे हैं, भाई मांस जो आप खा रहे हो तो किसका मांस खा रहे हो? खसी का मांस खा रहे हो, है ना? भाई वह क्या खाता है? वह तो हरा घास खाता है ना। तो आप इनडायरेक्टली रूप से किस पर निर्भर हो? हरा घास पर ही निर्भर हो, क्योंकि हरा घास रहेगा तो ही ना क्या होगा, खसी आपको बढ़ेगा, आपको ज्यादा मांस बनेगा उसमें, तो उसको आप खाओगे आप। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो ग्रीन प्लांट है वह एक ऐसे सोर्स है जिस पर सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस also help in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in the air। अब ये भी पॉइंट बहुत जरूरी है। अब करा है कि मेंटेनिंग द बैलेंस, कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहे, है ना? क्योंकि देखो हम सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक दिन क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाएगी या कम होना शुरुआत हो जाएगी आपको। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने शुरुआत हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़नी शुरुआत हो जाएगी, अगर पेड़ पौधे नहीं है तो ये जो पेड़ पौधे ये क्या करता है, ये जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह ले लेते हैं अपने रॉ मटेरियल के रूप में और वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। इससे क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ नहीं पाती है, जितना भी हम लोग छोड़ते हैं वो सारा का सारा क्या हो गया, आपको तो ले लिया, फोटोसिंथेसिस कर लिया, बदले हमको ऑक्सीजन दे दिया आपको। तो इस तरह से क्या हो गया, एक बैलेंसिंग हो गया कि न तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है और न ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन अभी का जो परिस्थिति है, कुछ जो लोभी आदमी है, कुछ जो ग्रीडी पीपुल्स है, उन्होंने क्या किया, अपने लालच के कारण से पेड़ पौधे को काटना शुरुआत कर दिया। और पेड़ पौधे काटते काटते क्या हो गया, इतनी कम हो गई है कि आज एक पोल्यूशन एक समस्या बन गई है। इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ते चला जा रहा है और ऑक्सीजन का लेवल कम होते चले जा रहा है, जिसके कारण से, है ना, अभी आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है ना। जैसे ही लोग कभी भी थोड़ा सा भी घर पे बीमार होते हैं तो तुरंत उसके ऑक्सीजन की जरूरत हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वो सही मात्रा में ले नहीं पाते हैं, तो उसे सप्लाई करना पड़ता है। तो ये सारी समस्या है, इस पे ज्यादा मैं चर्चा करूंगा नहीं, आप सब सारी बात न्यूज देखते हो, समझते ही होंगे। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है वो क्या करता है, तो मेंटेनिंग का काम करता है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को।